हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। प्रीवियसली हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए, लेकिन थर्मोडायनेमिक इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इस टॉपिक पे भी हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में होगा। होप करेंगे, कोशिश करेंगे कि 3 या 4 वीडियोस में हम थर्मोडायनेमिक्स का ये जो टॉपिक है वो कवर करें, और उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सेट के एग्जाम में आए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स क्या है। सो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली डील्स विथ, ये डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कैसे होती है। डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये सारी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर कैसे होती है, यूनिवर्स में कैसे कन्वर्जन होता है एनर्जी का एक से दूसरे फॉर्म में, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली इट डील्स विथ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की अगर हम बात करें, सो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज सिंपली एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि हमारी जो काम करने की क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो ये हीट एनर्जी भी हो सकती है, कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हो सकती है। वर्क का अगर हम समझने की कोशिश करें, वर्क को समझने की कोशिश करें, तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, अपनी जगह से वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, दैट इज नोन एज वर्क। ठीक है, दैट इज नोन एज वर्क। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो अगर आपने बहुत बड़ा सा एक कोई बॉक्स ले लिया और अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये बॉक्स डिस्प्लेस नहीं हुआ, जो ये बॉक्स जहां पे पहले था वहीं पे खड़ा है, आपने फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये बॉक्स डिस्प्लेस नहीं हुआ। अगर ये डिस्प्लेस नहीं हुआ, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन या फिर वर्क हम कब बोलेंगे? व्हेन देयर इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, अपनी पोजीशन से हिला है, देन इट इज नोन एज वर्क। तो वर्क को हम प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट विल बी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यानी कि जब हमने प्रेशर अप्लाई किया उसकी वजह से वॉल्यूम में जो चेंज हुआ, दैट इज ऑल्सो नोन एज वर्क। तो वर्क को हम दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, एफ डी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड पी वी दैट इज प्रेशर वॉल्यूम। तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू, यानी कि प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ठीक है, सो जो भी चेंज होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, आगे बहुत काम आने वाला है जब भी हम डिफरेंट लॉस के बारे में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। तो हमने तो पढ़ लिया भाई थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यूनिवर्स में एनर्जी ट्रांसफॉर्म कैसे हो रही है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हो रही है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें जो है जब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, आगे पढ़ेंगे लॉस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चेंज तो हो रही है ये समझ में आया, लेकिन कैसे चेंज होगी जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें यूज करने पड़ेंगे, फॉर्मूला हमें यूज करने पड़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो सबसे बेसिक एजम्पशन है वो ये है कि यूनिवर्स जो है दो पार्ट से मिलके बना है। ठीक है, यूनिवर्स इट्स मेड अप ऑफ, और इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग में हम क्या कर सकते हैं? यूनिवर्स को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। ठीक है, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग समझने के लिए सबसे एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं कि सपोज दिस इज अ कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग वाटर। ये क्या कंटेन करता है? वाटर कंटेन करता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? इस वाटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वाटर को हम क्या कर रहे हैं? वाटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज बेसिकली द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का एक पार्ट है
जो कि अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन है, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसा पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट पार्ट इज नोन एज सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो वाटर है दैट इज सिस्टम, और उसके अलावा जो पार्ट बच गया, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे या फिर अभी कंसिडर नहीं कर रहे, दैट रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग। तो इससे भी सिंपल सा अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, दिस इज अ बैलून। बैलून में क्या है, बैलून कंटेन एयर। तो यहाँ पे अगर हम इस बैलून को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर इट इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, तो ये जो बैलून है दैट इज सिस्टम, इट विल बी नोन एज सिस्टम। और इसके अलावा जो यूनिवर्स का पार्ट बच गया दैट इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, इट विल बी नोन एज सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है, इट इज द मैटर विद इन अ डिफाइंड रीजन। तो ये जो बाउंड्री है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों को सेपरेट कर रही है, दिस बाउंड्री, दिस कैन बी रियल, रियल बाउंड्री भी हो सकती है या फिर इमेजिनरी बाउंड्री भी, या फिर इमेजिनरी भी हो सकती है। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम मैटर है, ऐसा मैटर जो कि एक डिफाइंड रीजन के अंदर प्रेजेंट है, डिफाइंड स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, दैट मैटर इज नोन एज सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस केस में अगर हम बात करें बैलून की, तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, दिस बैलून इज सिस्टम। इस केस में अगर हम बात करें, सो वाटर प्रेजेंट इन कॉनिकल फ्लास्क इज सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा जो भी पार्ट बचता है यूनिवर्स का दैट इज नोन एज सराउंडिंग, इट इज नोन एज सराउंडिंग। तो आई होप ये समझ में आया होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग का बेसिक कंसेप्ट। तो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम सिस्टम बोलेंगे, इसके अलावा जो पार्ट बच गया दैट इज नोन एज सराउंडिंग। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ समझे थोड़ा और अच्छे से, हीट के रेफरेंस में, तो हीट यहाँ पे क्या हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, या तो ये सिस्टम क्या करेगा, इसको हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा विजिबल रहेगा। तो हीट यहाँ पे क्या हो सकती है, हीट या तो ये सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा या तो रिलीज करेगा, या तो सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, या तो क्या करेगा, रिलीज करेगा, या फिर देयर इज नो, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे हीट ना तो एंटर करेगी या फिर ना तो लीव करेगी। ठीक है, हीट या तो सिस्टम में एंटर हो सकती है, हीट या तो सिस्टम रिलीज कर सकता है, या फिर थर्ड प्रोसेस क्या हो सकती है, हीट ना तो एंटर होगी ना तो लीव करेगी। तो इस बेसिस पे तीन टाइप की प्रोसेस हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सो दैट इज एंडोथर्मिक, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अगर हीट रिलीज हो रही है, सो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा बेसिक हमें समझना जरूरी है। तो अगर हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से, सो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन अगर ना हीट एंटर हो रही है और ना ही लीव हो रही है, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी अ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आया होगा तीन टाइप की प्रोसेस, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अभी सिस्टम की बात करें हम, तो सिस्टम में, इस सिस्टम में एनर्जी एंटर हो रही है या नहीं हो रही, मैटर एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इस बेसिस पे सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है तीन टाइप्स में। तीन टाइप्स में हमने क्या कर दिया, सिस्टम को क्लासिफाई कर दिया। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो तीन टाइप के सिस्टम है। पहला है आइसोलेटेड, सेकेंड इज क्लोज्ड एंड थर्ड इज ओपन सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मीन्स, आइसोलेटेड का मतलब ही होता है अकेला। ठीक है, तो ना ये किसी से कुछ लेगा ना ये किसी को कुछ देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ब्लू एरो रिप्रेजेंट कर रहा है मैटर को, ऑरेंज एरो रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को। ठीक है, तीनों केस में सेम रहेगा। तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा बच्चों, देर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ना तो ट्रांसफर होगी एनर्जी, ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। ठीक है, एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज अगर किसी सिस्टम में नहीं हो रहा है, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब ही होता है अकेला। ठीक है, इसको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। क्लोज्ड सिस्टम की अगर हम बात करें, तो क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि मैटर ना अंदर जाएगा ना बाहर, अंदर से बाहर मैटर आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज होगा एनर्जी का।
एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ठीक है। क्रॉस मीन्स देर इज नो एक्सचेंज एंड दिस टिक मीन्स कि देर विल बी एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट देर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, यानी कि एक्सचेंज मैटर का नहीं होगा लेकिन सिर्फ एनर्जी का होगा। वहीं ओपन सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, मतलब हम याद करने के रेफरेंस में अगर समझे तो यहाँ पे हम दो ही चीजों की बात करें, दैट इज एनर्जी एंड मैटर। तो यहाँ पे दोनों चीजों का एक्सचेंज हो रहा है इन केस ऑफ ओपन सिस्टम, यानी कि एनर्जी भी अंदर बाहर आ जा सकती है एंड मैटर भी एक्सचेंज यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारे सिस्टम कितने टाइप्स के हो गए, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, दैट इज ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी का ट्रांसफर है ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। क्लोज सिस्टम में देर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर। इन केस ऑफ ओपन सिस्टम देर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, बोथ टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे आई होप ये टाइप्स ऑफ सिस्टम आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का कंसेप्ट समझते हैं। तो जो हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम है, ठीक है, हमने पढ़ा यूनिवर्स को हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज करके। कौन से वेरिएबल्स, बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स को यूज करके हम थर्मोडायनामिक सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वेरिएबल्स को यूज करके हम थर्मोडायनामिक के सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो वेरिएबल्स है, इन्हीं को बोला जाता है थर्मोडायनामिक फंक्शन, ठीक है। सिंपली अगर हम समझे तो थर्मोडायनामिक फंक्शन इज बेसिकली थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। तो बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे क्या है, सपोज कि यहाँ पे दिस इज प्रेशर, दिस इज पीवी ग्राफ, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट 1 and this is point and this is point 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पहले इनिशियल कहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, ठीक है। दिस इज, इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज P1 एंड दिस इज P2, ठीक है। इसको हम यहाँ पे से दिखा देते हैं, एंड दिस इज V1 एंड दिस इज V2, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है, दिस इज P प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पोजीशन कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, दिस वाज इनिशियल पोजीशन 1 एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो है, कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है कि इनिशियल एंड फाइनल के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस कितना है उस पर डिपेंड करती है। जबकि कुछ प्रॉपर्टीज जो है, कुछ फंक्शन जो है वो डिपेंड करते हैं कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक आने के लिए उसने कौन सा पाथ ट्रेवल किया, ठीक है, किस पाथ से ट्रेवल किया, कैसे पाथ से ट्रेवल किया, कुछ प्रॉपर्टीज उस पर डिपेंड करती है। जबकि कुछ प्रॉपर्टीज जो है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो इस बेसिस पे थर्मोडायनामिक फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्टेट फंक्शन, एंड द सेकेंड वन इज path function, second one is path function. So state function को अगर हम define करें तो state function is a property whose value does not depend on the path taken to reach that specific value, यानी कि it will not depend on the path taken, यानी कि कौन सा path लिया, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे आने के लिए कौन सा पाथ लिया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इट विल जस्ट डिपेंड ऑन द नंबर और द वैल्यू बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा, ना कि कौन सा पाथ उसने ट्रेवल किया उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं। स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम which has a specific value for a given state, यानी कि जो हमारा फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ये डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड ऑन पाथ। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल लिख लो बच्चों। तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें
सो स्टेट फंक्शन जो है हमारे, दे आर प्रेशर, वॉल्यूम, 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 टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। तो ये कुछ हमारे स्टेट फंक्शन है, डिपेंड करेंगे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बट इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ से यहाँ पे आने के लिए उसने कौन सा पार्ट ट्रेवल किया, किस तरीके से वो उस स्टेट को रीच किया है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। इट विल ओनली डिपेंड ऑन द, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, लेकिन अगर पाथ फंक्शन की अगर हम बात करें, सो पाथ फंक्शन इज टोटली अपोजिट। सो पाथ फंक्शन इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ये ऐसी प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो कि डिपेंड करेगी पाथ बाय विच द सिस्टम चेंज फ्रॉम, it will depend on path by which the system change from initial to final position। यानी कि यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट वो तो डिपेंड करेगी, फाइनल स्टेट यानी कि यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट मैटर करेगी, लेकिन उसके साथ किस वे से, किस मैनर में उसने इनिशियल से फाइनल स्टेट अचीव की है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी डिपेंड करेगा। सो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज पाथ फंक्शन। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, सो दैट इज वर्क, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हीट रिप्रेजेंटेड बाय Q। ठीक है, सो इट विल डिपेंड ऑन द पाथ एंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल स्टेट्स। सो स्टेट फंक्शन की अगर हम बात करें तो स्टेट फंक्शन जो है इट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। स्टेट किसी भी सब्सटेंस की स्टेट पे डिपेंड करेगा, यानी कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन वो प्रेशर अटेन करने के लिए, वो टेम्परेचर अटेन करने के लिए उस सब्सटेंस ने कौन सा मैनर, कौन सा पाथ फॉलो किया, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सो दैट इज नोन एज स्टेट फंक्शन। तो आई होप ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन के बारे में थोड़ा क्लियर हुआ होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिफरेंट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के, बेसिकली 4 लॉ है, 0 से लेकर 3 तक, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो इसमें एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम समझे तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेट्स दैट एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सिंपल लॉ है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो यूनिवर्स में जो एनर्जी है, यूनिवर्स में एनर्जी मीन्स हमारे सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज कांस्टेंट। अगर तो यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज कांस्टेंट, सिस्टम से या तो सराउंडिंग्स में एनर्जी जाएगी, सराउंडिंग से वापस सिस्टम में एनर्जी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्सचेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कन्वर्जन होगा, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी कांस्टेंट। एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो इसको हम सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहे तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हमने पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यानी कि यहाँ पे एनर्जी को हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ना उसको तोड़ पाएंगे, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। लेकिन टोटल एनर्जी जो होगी यूनिवर्स की दैट विल बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो इट कैन बी, दैट इज एनर्जी ऑफ यूनिवर्स will be equals to energy of system plus energy of surroundings plus energy of surrounding। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे इसी सिस्टम की एनर्जी के बारे में। ठीक है, सिस्टम की जो एनर्जी है, सपोज दिस इज अ सिस्टम, सपोज दिस इज अ सिस्टम, ये क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम, तो इस सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल
एनर्जी। इसको क्या कहेंगे हम? इसको बोलेंगे हम इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी को और सिंप्लीफाइड टर्म में अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, सो इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में कितनी एनर्जी है, सो दैट एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, या फिर यू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सपोज अगर हम कंसिडर करें, दिस इज सराउंडिंग एंड दिस इज सिस्टम। ठीक है, तो हमने पढ़ा टोटल एनर्जी जो है यूनिवर्स की, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग। सो हमने ये भी पढ़ा जो सिस्टम की जो एनर्जी है, सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से या फिर यू से। ठीक है, तो अभी ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इट कैन बी चेंज। अब ये चेंज कैसे कैसे होगी, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सो सपोज अगर यहाँ पे हीट, ये सिस्टम गेन करेगा, हीट क्या कर रहा है, ये सिस्टम गेन कर रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे हीट को, दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग हीट। ठीक है, तो अभी ये सिस्टम की एनर्जी कैसे चेंज होगी इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस रेड कलर एरो, दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग हीट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इंटरनल एनर्जी को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सो दैट इज हीट एंड द सेकेंड वन इज वर्क। तो हीट गेन हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, हीट लूज हो रही है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। सेम वर्क अगर सिस्टम पे किया जा रहा है, सो इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। वर्क सिस्टम द्वारा किया जा रहा है, यानी बाय द सिस्टम हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, तो दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है, दैट इज हीट एंड वर्क। तो अब ये इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी हो रही है, अगर हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज and total energy of system will be equals to final energy माइनस इनिशियल एनर्जी। सो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल का जो हमें जो वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी द चेंज इन एनर्जी, यानी कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो हमें मिल जाएगा इस फॉर्मूले को यूज करके। तो अगर हीट गेन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, सिस्टम क्या कर रहा है, अगर सिस्टम क्या कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन में हीट को गेन कर रहा है, हीट गेन करेगा अगर सिस्टम, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से जो हमारी इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी मोर देन 0। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, हीट लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंड इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा दैट विल बी नेगेटिव, और इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 0। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। सो यहाँ पे इन केस ऑफ अगर सिस्टम हीट गेन कर रहा है तो टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी दोनों बढ़ेगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी हमें यहाँ पे मिलेगी, और उसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी मोर देन 0। इन केस हीट इज गेटिंग लॉस्ट, हीट लॉस हो रही है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी दोनों डिक्रीज करेगी, और हमारी जो एनर्जी होगी दैट विल बी इन नेगेटिव। नेगेटिव में इसकी साइन कन्वेंशन जो होगा दैट विल बी नेगेटिव, और एंड इट विल बी लेस देन 0। सो यहाँ पे आई होप समझ में आया होगा, इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो अगर हम सिंपल टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करें, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और ये एनर्जी में चेंज कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन कि वहां पे हीट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, प्लस यहाँ पे वर्क इज डन
ऑन द सिस्टम और इट विल बी डन बाय द सिस्टम। ठीक है, हीट क्या है, प्लस साइन है, दैट मीन्स हीट गेन हो रही है, माइनस साइन है मीन्स हीट लूज हो रही है, प्लस साइन है मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, माइनस साइन है दैट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो इस चीज पे हमारी इंटरनल एनर्जी विल डिपेंड। सो दो क्राइटेरिया है, दैट इज हीट एंड वर्क। सो आई होप ये समझ में आया होगा, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो कुछ कंडीशंस है, देयर आर सेट ऑफ कंडीशन। सपोज कि अगर कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, हमें पता है दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल्स टू, किस पे डिपेंड करेगा कि वहां पे हीट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, प्लस वर्क डन पे डिपेंड होगा कि वर्क हो रहा है सिस्टम पे या फिर सिस्टम काम कर रहा है, इन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो इन केस देर इज नो वर्क डन, अगर वहां पे वर्क डन ही नहीं हुआ है, यानी कि वहां पे काम ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो दैट मीन्स वर्क डन विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो कितनी हीट लूज हुई है या फिर कितनी हीट गेन हुई है, दैट विल बी इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द इंटरनल एनर्जी। कैसे, इसको लिख लेते हैं। सो दैट इज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू क्यू। क्योंकि वहां पे काम नहीं हुआ है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट विल बी जीरो। तो अगर सिस्टम, तो दैट विल बी जीरो। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, अगर काम किया है तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर वर्क डन जीरो है तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन नहीं है, इफ देर इज नो वर्क डन बाय द सिस्टम, इफ देर इज नो वर्क डन बाय द सिस्टम इन ऑन इट्स सराउंडिंग, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, सो द हीट गिवन ऑफ, सो यहाँ पे क्यू क्या है, दैट इज हीट। सो द हीट गिवन ऑफ और एब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, सो वी नो दैट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल है, दैट इज हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क पे डिपेंड करता है, हीट सिस्टम गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे वर्क डन के लिए हमने एक और फॉर्मूला जो है हमने पढ़ा था, दैट इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो इन केस देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। सो अगर यहाँ पे देर इज कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे चेंज ही नहीं हुआ वॉल्यूम में, सो दैट मीन्स कि जो V होगा दैट विल बी जीरो, V जीरो होगा। अगर V जीरो होगा तो प्रेशर भी कितना होगा, विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू जीरो। सो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, Q जीरो। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है उस टाइम पे भी द हीट गिवन ऑफ, यानी कि हीट कितनी रिलीज होगी या फिर कितनी एब्जॉर्ब होगी किसी भी रिएक्शन में, विल बी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इट विल डिपेंड ऑन द इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, बट कंडीशन क्या चाहिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप ये दोनों कंडीशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी के रिलेशनशिप की बात करें, सो एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू कि वहां पे उस सिस्टम की एनर्जी कितनी है प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, उसका प्रोडक्ट, प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट ऑफ दैट सिस्टम विल बी कलेक्टिवली नोन एज एंथैल्पी। तो उसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो उसको सिंपली हम लिख देते हैं, दैट इज एंथैल्पी इज इक्वल्स टू E प्लस PV। सो अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है एंथैल्पी में ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इफ देयर इज चेंज इन एंथैल्पी, सो इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सपोज हमने क्या किया, हमने अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ
प्रेशर इफ P इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा H दैट इज चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल्स टू सम दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, प्लस चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, एंथैल्पी विल बी इक्वल्स टू, चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क डन एंड प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सो यहाँ पे वर्क इज डन बाय द रिएक्शन, सो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन का जो फॉर्मूला था दैट वाज, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन इफ द वर्क इज डन बाय द रिएक्शन, इफ द वर्क इज डन बाय द रिएक्शन, सो यहाँ पे इसकी वजह से क्या आएगा, देयर विल बी नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया कि जब प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, सो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट गिवन ऑफ, द हीट गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट गिवन ऑफ है या फिर रिलीज हो रही है या फिर जो एब्जॉर्ब हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी एंड इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी। कितनी हीट रिलीज होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पे, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी। सो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, सो द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इसको हम समराइज कर सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं कि जो हीट गिवन ऑफ है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम में इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड, अगर हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, कितनी हीट लूज होगी, इट विल डिपेंड ऑन, इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी, किस पे डिपेंड करेगा, इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम। थर्ड जो हमने यहाँ पे पढ़ा है दैट इज चेंज इन एंथैल्पी इन अ सिस्टम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे विल बी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो ये तीन रिलेशन हमने पढ़े एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में। सो आई होप आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा और समझ में भी आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सो अगर सेशन पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।